अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फिजिकल भी और ऑनलाइन सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फराज अली। मैं PMS 2020 क्वालिफाइड हूँ। तो आज हमने जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो है पंजाबी। अभी अगर किसी को ऑनलाइन मेरी आवाज़ नहीं आ रही या वीडियो क्लियर नहीं आ रही तो वो बता सकता है। ठीक हो गया। अब पंजाबी जो है उसके बारे में मशहूर है कि ये बड़ा अजीब सा सब्जेक्ट है, लिखा नहीं जाता, समझ नहीं आती, शीटें भरनी होती हैं और गिठों पे नंबर आते हैं। बहुत सारी बातें इसमें से ठीक है, गलत नहीं है बात, लेकिन ये इसके नेगेटिव नहीं पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। आप आए हैं मैट्रिक FSC वाले कल्चर से, BSc वाले कल्चर से, बी या प्रोफेशनल डिग्री करके भी आए हैं। तो पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पंजाबी जैसे सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। आपको करंट अफेयर के लिए, एसए के लिए, इस्लामियात के लिए अपने जो कंफर्ट जोन है ना उससे बाहर निकलना पड़ता है। इवन अगर आपने आयत लिखी हुई, आपको चक्कर नहीं है कि आपने वो सिलेबस में चीज पढ़ी और पेपर में वो आ गई, ऐसा नहीं होता। वो उसको किसी ऐसी चीज से रिलेट करता है जो क्या तो करंट अफेयर्स में चल रही होती है या अखबारों में आ रही होती है। मतलब इस्लामियात में सवाल आ जाएगा कि जी दहशत गर्दी के खत्म करने के कुछ इस्लामी तरीके बताएं या इस्लाम। अब सिलेबस का पार्ट तो कहीं नहीं थी, तो इस तरह की मुश्किल पंजाबी के अंदर नहीं है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता होता हूँ कि पंजाबी एक बड़ा सेफ सब्जेक्ट है, बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। थोड़ी सी आपको गाइडेंस चाहिए एज कम्पेयर टू IR, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी जो इसके ग्रुप के अंदर मौजूद है। उसके अंदर आपको कंप्लीट टेक्निकल नॉलेज चाहिए उस सब्जेक्ट की। पंजाबी के साथ ऐसा नहीं। आपको दो चीजें चाहिए, फर्स्ट तो आपको उर्दू लिखनी आती है, दूसरा आपको पंजाबी बोलनी आती है, या एटलीस्ट अगर पंजाबी लिखनी आती है ये प्लस पॉइंट हो जाता है। तो अगर तो आपको उर्दू लिखनी आती है और आप घर में पंजाबी बोलते हैं या फिर सराइकी भी बोलते हैं तो वो आपका एक पॉजिटिव पॉइंट है, आप ये सब्जेक्ट रख सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट को रखने के लिए बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है, इसके साथ वो कंफ्यूज करते हैं जर्नलिज्म एंड मैस कॉम को CSS के अंदर, और एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी। उन तीनों सब्जेक्ट का मसला ये है कि उन तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर आपको अच्छी खासी महारत की जरूरत है। वो आपकी डिग्री के रिलेटेड नहीं है। उनमें प्रॉपर 4 साल का BS होता है, BS एंथ्रोपोलॉजी, BS सोशियोलॉजी, BS मैस कॉम। तो उसके लिए जो एक्सपर्टीज रिक्वायर है वो उसको एक्वायर करने में बहुत टाइम लगेगा, आपका टाइम जाया होगा, आपको सिलेबस ज्यादा कवर करना पड़ेगा, आपको मुख्तलिफ टीचर से चेक करवाना पड़ेगा। वो चीज पंजाबी में नहीं है। तो अभी अगर किसी के जहन में कंफ्यूजन है कि मैं पंजाबी रखूं या ना रखूं, तो वो कंफ्यूजन मेरे लिहाज से आप फेंक दें, उसकी कोई जरूरत नहीं उस कंफ्यूजन की। ये सब्जेक्ट आपको रखना चाहिए। अगर आप पंजाब के डोमिसाइल के हैं फिर तो आपको जरूर रखना चाहिए, क्योंकि आपका जो पंजाब डोमिसाइल के लोग हैं उनको स्ट्रगल है CSS की, वो रिटर्न पे खत्म होती है, उन्हें आगे इंटरव्यू जाके स्ट्रगल करना पड़ती है, उनको वहां पर ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं। तो पंजाबी एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक हो गया। अभी अगर हम CSS में देखें 2017 के अंदर पंजाबी जिन बच्चों ने पेपर जाके अटेम्प्ट दिया उनमें से 53.7% बच्चों के 60 से ज्यादा मार्क्स आए। अब इनमें वो बच्चे भी होंगे जो तैयारी करके गए होंगे, वो बच्चे जो होंगे जो ऐसे ही उठ के चले गए होंगे कि यार चेक करें CSS होता क्या। तो तब भी चेक करें 53.7% से ज्यादा बच्चों के 60 से ऊपर मार्क्स आ गए, यानी कि मिनिमम एफर्ट करने के पर भी उनको 60 नंबर मिल गए। ज्यादा तैयारी करेंगे आपके 70+ मार्क्स आने के बहुत चांसेस, थोड़ी सी तैयारी के साथ और अच्छी तैयारी करेंगे तो 80 मार्क्स पर आ जाएंगे। तो इस सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा फायदा यह है कि एक करने में आसान है, दूसरा नंबर भी देता है। और किसी सब्जेक्ट में ये कह लो ना, ये कॉम्बिनेशन नहीं आपको मिलता। अगर उसमें नंबर मिल रहे होंगे तो फिर करने में बहुत मुश्किल होगा, अगर करने में आसान है तो फिर नंबर नहीं मिलते होंगे। CSS में ये है 100 मार्क्स का और PMS में है ये 200 मार्क्स का। PMS में इसके दो पेपर होते हैं तो उसका सिलेबस भी थोड़ा ज्यादा होता है। हम पहले CSS वाला सिलेबस कवर करेंगे, वो थोड़ा बेसिक है, उसको वो आसान भी है सिलेबस। PMS का सिलेबस थोड़ा सा एडवांस है।
तो उससे ये होगा कि आपकी एक बेस बन जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको 6 से 7 लेक्चर्स के अंदर सीएसएस का सिलेबस पढ़ा दूं, फिर आगे हम 2 या 3 लेक्चर्स रखेंगे, उसमें आपका पीएमएस पंजाब का जो सिलेबस होगा ना वो भी कवर कर दिया जाए। तो अभी अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि जी पंजाबी नहीं रखनी, तो मेरे ख्याल में से दूर हो जाएगी कि ये सब्जेक्ट आपके लिए फायदामंद है, सूदमंद है। अब आगे हम चलते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या कुछ। सीएसएस में इसका सिलेबस जरा छोटा है, उसमें एक तो पंजाबी की तारीख है, उसके बाद है कदीम शायर या सूफी शायर, फिर जदीद शायर है, अच्छा सूफी नसर है, फिर जदीद नसर है या सिंपल नसर आप कह सकते हैं, तनकीद है, और असनाफ अदब हैं। ये एक टॉपिक उसने डिवाइड किया हुआ है। पंजाबी की तारीख मतलब पंजाबी जुबान की तारीख है, पंजाब की तारीख है थोड़ी बहुत। कदीम शायरी मतलब सूफी शायर जो हैं, उनमें सबसे पहले शायर जो थे बाबा फरीद गंज चकर थे, फिर उसके बाद सुल्तान बाहू आए, बाबा बुल्ले शाह आए, वारिस शाह आए। तो ये सब कदीम शायरी या सूफी शायर है। जदीद शायरी, जदीद शायरी जो आज के शायर हैं या मॉडर्न शायर है, पाकिस्तान बनने के बाद जो हुए थे, डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर हैं, हुसैन शाहिद हैं, मुनीर नियाजी हैं, ये जदीद शायर है। तो जदीद वैसे भी आपको कहीं पे भी शो हो रहा हो ना, तो वो पाकिस्तान से बनने वाला होता है एरा, उसको हम मॉडर्न एरा बोलते हैं, जो अब चल रहा है हमारा, तो वो जदीद शायर है। सूफी नसर में हमारे पास एक वाज है नौशा गंज बख्श साहिब के, वो 6 वाज है उनके, सादा से टॉपिक्स हैं, और कुछ एक नसर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब है अब्दुल करीम समर साहब। इसी तरह जदीद नसर है, उसमें अफसाने हैं, ड्रामे हैं, पीएमएस में ड्रामे भी हैं, सीएसएस में नावल है उसकी जगह। तनकीद, तनकीद एक अदब की सिंफ है जिसके अंदर हम तनकीद या कमेंट्स देते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग जिसको आप बोलते हैं ना आम जुबानों में, कि जी सीएसएस वाले को कहते हैं जी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, फिर आपका एसए का और उसका पेपर का, ये वही क्रिटिकल थिंकिंग है। लेकिन इसमें आपने करनी नहीं है, जिन्होंने की हुई है उन्हीं का आपने लिखना है, कि आपने जातियां लिखना है, पोरने लिखना है, जो इन्होंने पहले कर दी है तनकीद, आपने बस उसके बारे में लिखना है। उसमें भी आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि आपने कोई नए शेर लिखना शुरू कर देने या कोई नए फलसफे बनाना शुरू कर देने, इस तरह का कुछ नहीं है। असनाफ अदब सिंपल, गजल, नज़म क्या होती है, नात क्या होती है, और कुछ लोकगीत हैं, लोकगीत पंजाबी के, टप्पे, डोले, बोलियां, ये चीजें एक मशहूर है, ये आप को याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप गानों में सुनते रहते हैं, जो स्पीकरों पे गाने बाज रहे हैं इस वक्त, उनमें पंजाबी गाने जो होते हैं उनमें ज्यादातर यही चीजें होती हैं। तो इसलिए आपको पंजाबी में रखने का इसलिए भी बार बार मोटिवेट कर रहा हूँ कि आपके इर्द गिर्द आपको नजर आती रहेगी। अगर आप गाने भी सुन रहे हैं ना, तो वो एक है गाना के होली होली गिद्दे उते नत कुड़िए तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे, ये बोली है पंजाबी। मतलब ये आप समझते हैं शायद उसने कोई गाना नया बनाया है, नहीं, ये बहुत पुरानी बोली है। लोग पहले नाचते थे, मतलब गाँव के अंदर पंचायत हुई है, मेला हुआ है, या फिर लोग इकट्ठे हुए ना शाम के टाइम पे, तो कुछ लोग नाचते थे, कुछ लड़कियां नाचती थी, कुछ लड़के नाचते थे, तो वो तंजिया एक दूसरे को बात करते थे कि ऐसा ऐसा नाच, तेरी तो कमर में मरोड़ पड़ जाएगा। तो ये वही चीज चलती आ रही है। अब देखेंगे, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इस तरह की बातों से आपको ये सब्जेक्ट इतनी आसानी से कवर हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, आप कहेंगे पता नहीं बातें हो रही, फिर बातें बातें में सीएसएस हो गया। तो ये सब्जेक्ट इस वजह से बहुत अच्छा है। अब इसमें ज्यादातर जो मेन चीज है वो ये 2 पार्ट है, कदीम शायरी और जदीद शायरी। यहाँ से आते हैं नंबर, जो बच्चे इनको अच्छी तरह तैयार करेंगे, ये सवाल पहले अटेम्प्ट करने होते हैं, तो इनसे उसका इम्पैक्ट बनता है कि आपको पंजाबी का पता है, ये असल पंजाबी है। बाकी ये जो बातें थी ये तो शुगल मेले में है, आपने जारी बात है उसके 5 नंबर पूरे करने हैं। एक और बात, आम पेपरों में आपने 4 सवाल करने होते हैं, लेकिन सीएसएस में आपने 5 सवाल करने होते हैं। उसमें कुछ के 15 नंबर होते हैं, कुछ के 10 नंबर होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की भी जरूरत होती है। बाकी में आपको 4 करने, इसमें 5 करने पड़ेंगे, तो 5 पूरे करने के लिए आप बाकी जगहों से तो करेंगे, लेकिन ये जो है ये आपका मेन पार्ट है, जो मेन जिसको कह लें कि जिसके ऊपर पंजाबी सब्जेक्ट जिसके ऊपर खड़ा है ना, वो ये 2 चीजें, कदीम शायरी और जदीद शायरी।
इसी के पेपर ज्यादातर चेक होते हैं, बाकी सब में ना वो रैंडमली एक जैसे नंबर दे देता है। और मेहनत भी थोड़ी सी इन्हीं में करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी, थोड़ा सा रटा लगाना है आपने इनके। आपको मैं फलसफे समझा दूंगा, आपको मैं बेसिक्स बता दूंगा, फिर आपकी पीएमएस की तशरीह भी हो जाया करेगी और इसका हर सवाल हो जाया करेगा। आगे आपने जो चीज जो रटा लगानी है वो है इनके शेर। आपने कुछ थोड़े बहुत इनके शेर होंगे पंजाबी के, वो आपको याद करने पड़ेंगे। वो उसका और कोई हल नहीं है, उसको आपने रटा लगाना है। लेकिन वो भी मशहूर हैं, आपको गानों में मिलेंगे, गजलों में मिलेंगे, कवालियों में मिलेंगे, तो वो आपके जेहन में वैसे आती रहेगी। आप आम जुबानों में भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, नक्शों के पीछे भी लिखे होंगे। तो वो एक लोक जुबान है ना, ये आम लोगों की जुबान है, ऑफिशियल जुबान नहीं है। तो आपको इसलिए आपको आम जगहों पे ये मिलती रहेगी ये जुबान, पंजाब में अगर आप हैं। बाकी तो ये कनाडा की अब एक कौमी जुबान भी बन गई है पंजाबी। तो इस वजह से ये जो है आपका मेन होगा, जिसमें आपको थोड़ा बहुत रटा लगाना पड़ेगा, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी जो है वो थोड़ी बहुत बातें ही है, कहानियां है। ये जदीद नसर तो बिल्कुल कहानियां ही है कि आपको कहानियां में बतानी है, वो कहानियां आपको याद हो जाएंगी, एक स्टोरीज हैं सिंपल, कोई उसमें इतनी बड़ी बात नहीं होगी। तो ये है सीएसएस का सिलेबस। पीएमएस में भी यही चीजें हैं, उसमें एक्स्ट्रा चीजें आती हैं। वार, वार होती है एपिक्स। अगर आप मॉडर्न टर्म में चले ना, आपने अगर एवेंजर्स या इनको फॉलो कर रहे हैं ना, ये बेसिकली एक एपिक बन रही है। 10 मूवियों से वो चलती 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 एंड गेम तक पहुंची, इसको एपिक बोलते हैं कि एक लड़ाई की कहानी चल रही है। वो लड़ाई है थैनोस और उसके सुपर हीरोज के दरमियान में। इसी तरह लॉर्ड ऑफ द रिंग्स किसने देखी हो, वो भी एक एपिक है। एक पुरानी लड़ाई चल रही है, वो इंसानों की, ऑक्स की, और उसके दरमियान एक रिंग है। तो इस तरह की जो कहानी होती है इनको बोलते हैं वार। इनको पंजाबी में वार बोलते हैं। वार ये जंग वाला नहीं है, ये पंजाबी लफ्ज है वार। इंग्लिश में इसकी जो ट्रांसलेशन है वो है एपिक। एक ऐसी स्टोरी जो बड़ी लंबी है, चौड़ी है, और उसमें जंगें हो रही हैं, एडवेंचर हो रहा है, और उसमें बहुत सारी चीजें एट टाइम चल रही हैं। तो उसमें एक्स्ट्रा चीज होती है, वार ऐड होती है। उसमें आपको मजमून एक लिखना पड़ता है और ट्रांसलेशन करनी पड़ती है इंग्लिश से पंजाबी में। बाकी ऑलमोस्ट वही कुछ ही होता है। तो थोड़ा सा बस ये, क्योंकि वो 200 नंबर का है, ये 100 नंबर का है, तो ये चीजें ऐड हो जाती हैं। बाकी और उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन इससे इससे भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये भी सिंपल। ये इसमें कोई इंग्लिश का ऐसे मजमून नहीं होगा कि पास फेल इसी पे डिपेंड कर रहा है। ये 15 नंबर का ही होता है, तो इतनी कोई बड़ी ये गेम नहीं होती। तो अब समझ आ गई है कि पंजाबी का सिलेबस क्या है। किसी का इसके मतलब कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ ना आई हो, तो वो पूछ ले। अच्छा, ये ऑनलाइन बच्चों को कह रहा हूँ कि आप मैसेज करने की बजाय ना आप डायरेक्ट बात कर लिया करें, मेरे पास मुझ तक आवाज पहुंच जाएगी। आपने अपना स्पीकर ऑन करना है और वीडियो ऑन करनी है, तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, कोई इसके मतलब क्वेश्चन हो किसी का? ये तो था कि ये है पंजाबी का मजमून। इस तरह इसकी क्या कह रहे हैं कि हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर हमने ये करना है। एक एक टॉपिक को हम एक एक दो दो दिन लगाएंगे, जो है हम उसका ज्यादा दिन लग जाएंगे। वरना ये एक एक दिन में मैं आप करवा सकता हूँ। ये कैसे होगा? कोई क्वेश्चन पूछना हो आप रोक के, अगर तो मैं कोई गलती कर रहा हूँ आप उसी वक्त रोक सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो मैं फिर जब बात पूरी कर लूँ तो फिर आप कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। अब पहली जो हमारा टॉपिक है वो है पंजाबी की तारीख। अब हम प्रॉपर सब्जेक्ट के ऊपर आ गए, जो सिलेबस है उसको हम पढ़ना शुरू कर। ये दोनों सीएसएस और पीएमएस दोनों का हिस्सा है। अब इनमें आगे वो दो और तीन और बनाता है कि एक तो पंजाबी जुबान की तारीख। मैं अभी उर्दू में लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं अभी पंजाबी में आता हूँ, इस तरह आपको पता भी चल जाएगा कि इसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं। फिर पंजाबी अदब की। अच्छा, अब अगर आपने आना है उर्दू से पंजाबी में आना है ना, आप सोचेंगे तो उर्दू के अंदर ही तो कुछ कन्वर्जन है। आपने ई को डी में कन्वर्ट कर देना है हमेशा। पंजाबी अदब की तारीख, तारीख को पंजाबी में बोलते हैं पिछोकड़।
पिछोकड़ पीछे से निकला है ना, पिछोकड़। तो इस तरफ आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि आपको लिखना भी आ जाएगी। पंजाबी जुबान की तारीख अगर आपने लिखना है तो क्या लिखना है, पंजाबी जुबान दा पिछोकड़, पंजाबी जुबान दी, पंजाबी अदब दी। हाँ जी, बोली भी लिख सकते हैं, जुबान भी लिख सकते हैं। हाँ और अच्छा है, बोलिए आप भी लिख लें। हाँ हाँ हाँ, ये दोनों तरह से लिख सकते हैं, मतलब अलिफ से भी लिख सकते हैं, तो इनमें से मतलब ये दोनों को गलत तो नहीं करता, दोनों ठीक है, ये दोनों ठीक है। जो इमला की गलतियां इसके अंदर होती है ना, इस पेपर की 2-3 है बातें जो आपने नहीं करनी होती। पहली ये कि आपने उर्दू नहीं लिखनी। दूसरा ये कि हम जिस तरह अभी मुल्तान में हैं, आप लोग सराइकी भी बोलते होंगे, तो ये आपने ध्यान करना है कि ये सराइकी का पेपर नहीं, ये पंजाबी का पेपर है। बहुत सारे अल्फाज सराइकी और पंजाबी के सेम है, क्योंकि ज्यादातर कल्चर नहीं रहे, एक ही जगह पे रह रहे हैं 70-80 साल से, तो वो मिक्स हो गई हुई है हमारी जुबानें। लेकिन जो कि दोनों जुबानें मुख्तलिफ हैं, दो अलग अलग जुबानें हैं वो। उन दोनों के अब तो हम सूबे की भी अलग डिमांड कर रहे हैं ना, तो वो इसी चीज पे डिमांड कर रहे हैं ना कि हमारी उनसे जरा शनाख्त अलग है। तो चूंकि सराइकी पंजाबी दोनों अलग अलग है, तो आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आपने सराइकी और पंजाबी को मिक्स नहीं करना। तो वहां पे जो सराइकी के अल्फाज हैं वो यूज नहीं करने हैं, आपने पंजाबी के अल्फाज यूज करने हैं। उसमें इतना जो ज्यादा मसला नहीं है, थोड़ी बहुत ग्रामर की आती है, तो पंजाबी जुबान बोली है ठीक है, क्योंकि वो खुद भी जुबान का वर्ड यूज कर लेता है, इसलिए आप लिख सकते हैं। तो एक तो हम पहले पंजाबी बोली दी पिछोकड़, और पंजाबी अदब दा तरीका। और एक बड़ी है, मैं आपको एग्जांपल शुरू में दे दूं, मेरे ज़हन से निकल ना जाए। पंजाबी और उर्दू में ना कुछ वर्ड हैं जो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। हम जिस चीज को बहुत कहते हैं ना, ये इससे याद कर लें, बड़ी बड़ी गल है, बहुत बड़ी बात है। जो बड़ी है पंजाबी में उसका मतलब बहुत होता है, ज्यादा नहीं होता, ठीक है, मैनी नहीं होता, बड़ी बड़ी होता है। बड़ी जो है ना, उसकी जो पंजाबी है वो बड़ी है। पर ये एक छोटी सी मिस्टेक है जो बच्चे करते रहते हैं पेपरों के अंदर, ये थोड़ी बहुत आपने देख रही थी, छोटी मोटी ये बातें आती रहेंगी तो मैं आपको बताता रहूंगा। ये ध्यान रखना है, इस सेंटेंस से आपको बात भूलेगी नहीं। बड़ी बड़ी गल है, बहुत बड़ी बात है। बहुत जो होता है वो बड़ी होता है, और बड़ी जो है वो बड़ी होता है। बड़ी भी पंजाबी जुबान का लफ्ज है, लेकिन उसका मतलब वहां पर बहुत। ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो सराइकी नहीं लिखनी, दूसरा ये कि उर्दू नहीं लिखनी। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि वहां पे अगर आपने बड़ी यूज करना है तो उसका मतलब बहुत होना चाहिए। ये दो बातें हैं जो आपने ध्यान करनी है, बाकी पंजाबी में 60 नंबर आसानी से आ जाते हैं अगर ये गलतियां नहीं हुई। ये गलतियां हुई हैं तो फिर वो आपके नंबर 5-5 पीछे जा रहे हैं, जितनी ये गलतियां हो रही हैं। जितना आपको जुबान पे, क्योंकि पेपर पहला ये जुबान का पेपर है, फिर बाद में ये बाकी चीजें आती हैं। है अव्वल ये जुबान का पेपर। जुबान अगर आपको सही पता नहीं है, जुबान का नहीं आपको पता, तो वो कहेंगे कि आप आगे पेपर क्या लिख रहे हैं। ठीक हो गया। तो पंजाबी अदब की तारीख ते पंजाबी जुबान का पिछू, ये पीएमएस का भी हिस्सा है सिलेबस का, ये सीएसएस का भी हिस्सा है। अब पंजाबी के सब्जेक्ट में आपने कोई भी सवाल शुरू करना है ना, उसको बहुत खुला शुरू करना है, क्योंकि आपने गिठे वाली बात जो मैंने आपको की थी वो सही है कि वाकई गिठों पे नंबर मिलते हैं पंजाबी के अंदर। तो आपने शुरू कर रहे हैं हर सवाल को एक, जितना दूर जा सकते हैं वहां से। अब अगर आपने पंजाबी की तारीख, पंजाबी जुबान की तारीख लिखनी है या पंजाबी की तारीख लिखनी है, तो आप इंसानों की तारीख से शुरू करें, फिर बर्रे सगीर की तारीख पर आए, फिर पंजाब की तारीख पर आए, फिर पंजाबी जुबान की तारीख पर आए। आपका खुद ही 1-2 सफा एक्स्ट्रा हो गया। बच्चे कहाँ से शुरू करेंगे? बच्चे तो पंजाब से शुरू करेंगे ना, पंजाब में क्या हुआ था। आप इंसानों से शुरू करें। इसी तरह जब हम आगे नज़म या गजल पढ़ रहे होंगे तो हमने ओवरऑल कहाँ से नज़म शुरू हुई, बड़े सगीर में कैसे आई, पंजाब में कैसे आई, इस पैटर्न पे चलना है। इस तरह आपकी लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, और एग्जामिनर को लगेगा कि आपको इन डेप्थ नॉलेज है अदब के मुतालिक, आपको पता है कि ये कैसे चीजें होती हैं। मतलब फर्ज करें अगर हम गजल का कहते हैं, हम कहेंगे कि जी पहले कसीदे होते थे अरब में, उस अरब के कसीदे का एक हिस्सा होता था गजल। वो गजल का हिस्सा आया ईरान में, ईरान को वो बहुत पसंद आया, उन्होंने कसीदे से अलग करके उसको गजल ही लिखना शुरू कर दिया। ईरान से वो आया बड़े सगीर में, बड़े सगीर से वो आ गया पंजाबी की जुबान के अंदर।
तो इस तरह हमने इसमें चलना है, इस तरह आपकी लेंथ बन जाएगी। तो पंजाबी अदब की तारीख हमने शुरू करनी है, तो पहले हमने इंसानों की तारीख शुरू करनी है। अब इंसानों की तारीख जो है इसके अंदर आपने साइंटिफिक लिखनी है, साइंटिफिक और रिलीजियस दोनों लिख सकते हैं आप। इंसाना दा पिछोकड़, ठीक है। अब तीन जो बड़े मजहब है ना, उनके मुताबिक इंसान जो शुरू होते हैं वो होते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बाबा आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान सी, अम्मा हवा पहली औरत सी, उन्होंने तो अगे बनी नो इंसान, उन्होंने तो अगे इंसान वधे पूरी दुनिया च फैल गए। तो आपने इंसानों के पिछोकड़ से शुरू करना है। ये है मजहबी। और साइंसी क्या बात है, मतलब सब हेड देना है, पहले मजहबी फिर साइंसी। साइंसी ये है कि इंसान और बंदर इन दोनों का जो ओरिजिन है वो सेम है, ये ज़हन में बात रखनी है। ये नहीं कि हम बंदर से निकले, जिस चीज से बंदर आए हैं उसी चीज से हम आए हैं, साइंस के मुताबिक ये बात है। तो ये बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि वो लोगों के ज़हन बात ली होती है। तो उसका पहला ये था कि इंसान वर्गे बांदर सी, मतलब जहां से हम शुरू हुए वो बंदर भी थे, वो इंसान नुमा भी थे, वो उधर से शुरू हुए। फिर जो थे बंदर इंसान बने, ठीक है। ते एंड च इंसान बन गया, काम होया इंसान, ठीक है। यूं आपने शुरू करना है, पंजाबी तारीख शुरू करनी है आपने इंसानों की तारीख। मजहबी बात बतानी है। तीन बड़े मजहब जो हैं इस तरफ इस वक्त दुनिया में, वो ईसाइयत, यहूदियत और इस्लाम है। उसके मुताबिक हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे, हजरत अम्मा हवा पहली औरत थी। इस बात पे तो सबका कायल है ना। वो आगे स्टोरी में क्या डिफरेंस आता है वो लोग बात, लेकिन इस पे तो सभी मानते हैं। तो ये यहाँ से हमने शुरू करना है। वो आए, उनको जन्नत से निकाला गया, वो जमीन पर आए, जमीन पे आके फिर अगो ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਇੰਸੀ ਆਪਨੇ ਬਤਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ओरिजिन को पंजाबी में बोलते हैं मुढ़। इंसाना ते बांदरा दा मुढ़ एक है, वो एक इंसान वर्गे बांदर सी, जिन्हां जेड़े इंसान भी सी बांदर भी सी, उन्हां दे दरमियान दी कोई शक्ल सी। उस तो इंसान निकलिया ते उस तो फिर अगे गल्लां वधदियां ते अज दे इंसान असीं इब्तदाई इंसान तक पहुंचे, जेड़ा गारां च रहिंदा सी, फिर वो इकट्ठा होया, उन्हें ज़राअत शुरू की, ज़राअत तो फिर वो इंडस्ट्री शुरू की, सनत शुरू की, ते अज दे सानू इंफॉर्मेशन दौर दा इंसान मिल जाता है। ये तो है इंसाना दा पिछोकड़। अब हम इंसानों पे आगे, अब हमने आना है पंजाब के ऊपर, यानी कि या बरे सगीर के ऊपर। पंजाब विच इंसाना दा पिछोकड़। अच्छा, अब पंजाब में लोग कैसे हैं ये जरूरी तो नहीं है। अब पंजाब में जो इंसानों के आने की है ना, उसमें तीन बड़े जो कबाइल है ना, उसमें उसकी उसके मुतालिक बात है। तीन वो कबीले जो हैं वो हैं नीग्राइड, आस्ट्रिक और दड़ावर और फिर आर्या। ये चार हैं, ये पंजाब के और बरे सगीर में ये चार चीजें जहां से इंसानों का मूल शुरू होता है। साइंसी एतबार से इंसान सब तो पहला अफ्रीका च शुरू हुए। साइंस के मुताबिक सब तो पहला इंसान अफ्रीका च आया। अफ्रीका च ज़राअत उन्हें सीखी, उन्हें कबाइल बनाना शुरू किए, खुराक की तलाश च, शिकार की तलाश चो अगे वादा वादा। अब बरे सगीर में इसलिए पहले कौन से निगराइड, निगर्स बोलते हैं, हबशी नुमा स्याफाम लोगों को निगर्स बोलते हैं, उस रेस का एक नाम है। तो उधर से आपको याद रहेगा कि सब तो पहले निगराइड आए। निगराइड इतने आए खुश्की के रस्तों, मतलब ईरान अफगानिस्तान के रस्तों आए, अफ्रीका च मोर्सी उन्होंने उसों आए। दूसरे हैं जी आस्ट्रिक। आस्ट्रिक वो लोग हैं जो बहरुल काहिल से आए। दूसरी इंसानों की जो होती है ना, क्या कह लेंगे, नकल मकानी, वो बहरुल काहिल के लोग करते हैं, वही फिर बाद में फैलते हैं पूरी दुनिया के अंदर। फिर पंजाब च आए आस्ट्रिक लोग, बहरुल काहिल तो लोग आए जो कबीला आस्ट्रिक। फिर बहीरा रूम तो लोग आए जिन्होंने उसी जड़ावर कहते हैं।
द्रावड़ बेसिकली आज के दौर में जो आपको तमिल नजर आते हैं ना, तमिल और तेलुगु आपने मूवीज में देखे होंगे, वो हैवी और स्याह फाम ज्यादा, आम भारतीयों के निस्बत ज्यादा स्याह फाम है, उनकी जुबान मुख्तलिफ है, तो वो बेसिकली द्रावड़ है। पहले पंजाब में और सिंध में वो लोग होते थे, लेकिन फिर 5000 कबल मसीह पहले आए आर्या। आर्या आए वेस्ट एशिया से, मतलब जहाँ तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो स्थान वाले मुल्क है वहां से ये लोग आए, उन्होंने आके द्रावड़ नसाया, तो द्रावड़ भागकर साउथ की साइड पे चले गए। तो अब आपको नजर आते हैं साउथ की मूवीज में, वो अलग है ना, उनका डेल डोल अलग है, उनकी शक्ल शुबा अलग है, उनकी जुबान मुख्तलिफ है, तो वो बेसिकली वही द्रावड़ है। जो 5000 कबल मसीह आर्या जब आए, उन्होंने उन्हें भगाकर वहां भेज दिया। तो अब हम सारे बेसिकली आर्या हैं, उसके बाद फिर अरब भी आते रहे, तुर्की भी आते रहे, तो हमारा जो मुड है वो आर्या है। इस तरह अब आपने क्या किया, आपने शुरू किया इंसानों से, फिर आप पंजाबी के इंसानों की तरफ। तो अब हम आते हैं जुबान की तरफ। अब पंजाबी जुबान जो है ना, हाँ जी सर जी, नगरेट लव पड़ा वैसे तो वो पंजाबी में वहां तो नगरेटिव लिखा हुआ है, नगरेटिव नगरेटिव। हाँ, तकरीबन एक ही वर्ड है। इंग्लिश की आप वर्ड यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि नेग्राइड का पंजाबी में कोई तर्जुमा नहीं बनता, क्योंकि ये टर्म्स हैं बेसिकली। ये इसमें मार्फा जो होता है ना, जो प्रॉपर नाउन होता है, उसकी ट्रांसलेशन नहीं होती। जिस तरह अगर आपका नाम क्या है, हाँ जी, तो वो अंग्रेजी में भी मुमताज ही रहेगा, मार्फा है ना आपका, वो नाम है। तो इसी तरह आप वो अगर दूसरा भी लिख लेंगे कोई मसला है। तो ये आपने इधर से स्टार्ट करना है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पंजाबी में की एक जैसी नोट्स हर जगह मिलते हैं, तो आपका मोर और लेस पेपर एक जैसे ही हो जाता है सबका। थोड़ा सा आपने अलग जाने के लिए ये आप कह लो कि तरतीब होगी ना, तो ये सबसे अलग तनखाड़े तो जुदा कर देगी, बखरी कर देगी। अब हम आते हैं पंजाबी जुबान देते। अब पंजाबी जुबान दे बारे च दो गल्लां ने, एक या ते संस्कृत चो आई है, या आई है प्राकृत विच। संस्कृत आर्या जुबाना, आर्या लोगों की बोली सी, प्राकृत द्रावड़ लोगों की बोलना। ठीक हो गया। संस्कृत अगर आज के दौर च हिंदू पंडित बोलते हैं, जे हनुमान गान गुण सागर इस तरह के वो जो बातें बोल रहे होते हैं, वो जो मंत्र पढ़ रहे होते हैं, वो संस्कृत होती है बेसिकली। ये उस वक्त के आर्या की जुबानें हैं। उस दौर में उन्होंने वेद लिखे, इनमें से एक ऋग्वेद भी थी। हाँ, उसमें उन्होंने उस दौर में महाभारत लिखी, रामायण लिखी। रामायण वो जो राम और लंका ढाने की ये सारी जो स्टोरी है वो रामायण के अंदर है। हाँ जी, ऋग्वेद बेसिकली ये जो मंत्र वो बोल रहे होते हैं ना शादी के टाइम पे, और वो सारी चीजें उसके अंदर है। वो एक रिलीजियस टेक्स्ट टाइप का है, जिस तरह हमारे जिसको कह लो कि कुरान पाक है ना, उस तरह का वो चीज है। उसके अंदर दुआएं लिखी हुई हैं, इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। वेद बेसिकली बोलते हैं मंत्रों को। तो ये सारी स्टोरियां उसके अंदर संस्कृत। अब एक नजरिया कहता है कि पंजाबी इन्हें जुबान, इस जुबान को आई है, मतलब इतने आर्या है, आर्या ने जाके ऋग्वेद लिखी, महाभारत लिखी, फिर पाणिनि ने संस्कृत की ग्रामर लिखी इतने आके। तो एक के मुताबिक पंजाबी जो है ना इस जुबान से निकली। इसकी एग्जाम्पलें भी वो लोग देते हैं, इसकी एग्जाम्पलें ये देते हैं कि जो ये वाले वर्ड्स होते हैं ना, हे वाले, ये संस्कृत से निकले हुए उनके मुताबिक। हे अखा वाली हे का जो मुड है वो संस्कृत है, उर्दू में भी मिलेगी आपको, पंजाबी में भी मिलेगी। दुध, बद, ये सारे मतलब वो इनके मुताबिक ये संस्कृत से आए हैं। तो इसका मतलब है पंजाबी जो है, पंजाबी का मुड संस्कृत जुबान। ठीक है, आपने इसी तरह शुरू करना है कि आर्य इधर आए, उन्होंने आगे ऋग्वेद लिखा, महाभारत लिखी, रामायण लिखी। ठीक है, पाणिनि ने किताब लिखी इधर आके, उस किताब दे वजह तो इधर की जुबान नालों मिक्स हुई ते अज की पंजाबी सानू मिली। ਉਹਦੇ बारे च मिसालों का आपने लाया था, उसे हेडिंग देनी है इसके अंदर, ताकि उसे पता चले ना कि आपको चीजों का पता है।
हे वाले जुबान जिहड़े ने संस्कृत के लफ्ज ने ते इन्हां चो जो कि अज भी है पंजाबी ते उर्दू च मौजूद ने ते पंजाबी दा मुढ़ साबित हुंदा है कि संस्कृत विचों। पहली राय आपने संस्कृत खाली नहीं लिखा, संस्कृत पहली राय विच या पहली राय के मुताबिक संस्कृत मोड है। इस तरह हेडिंग देनी है, खाली संस्कृत हेडिंग नहीं देनी। हेडिंग कोई भी देनी है उसको एक्सप्लेनेटरी हेडिंग देनी है ताकि उसे नीचे ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो हाँ पानी में लिखारी करना है। और इसका किताब का नाम थे अंचा बधाई। देखिए अंशा बधाई लफ्ज भी पंजाबी लग रहा है आपको। एक जो राय है उसके मुताबिक संस्कृत मुढ़ है पंजाबी जुबान का। उसमें आपने आप उसको एग्जाम्पलें देनी है, आपने ये सारी बातें कोट करनी है। अब हम आते हैं दूसरी राय की तरफ। दूसरी राय है प्राकृत। प्राकृत क्या चीज है? प्राकृत आज की जो तमिल और तेलुगु जुबान है ना, वो बेसिकली प्राकृत की ही फॉर्म है। प्राकृत उस दौर में द्रावड़ बोलते थे, द्रावड़ बोलते थे और शूद्र बोलते थे। जो आर्य इत्थे आए, आर्या ने अपना जातियात का निजाम इत्थे मुतारफ कराया, इत्थे लागू किया। उन्हां दे मुताबिक जिहड़े आर्या सीगे वो या तो ब्राह्मण हुंदे सी या कश्तरी हुंदे सी, यानी कि या वो ब्राह्मण मजहबी रसूमात करेंगे या कश्तरी मतलब यानी कि वो जंगे वगैरह लड़ेंगे या वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखेंगे। तो बेसिकली अगर हम आज आप कश्तरी बनने की कोशिश कर रहे हैं उनके मुताबिक ना, अगर आप CSS PMS करना चाह रहे हैं तो आप उस दौर के कश्तरी बनना चाह रहे हैं। तो ये तो उन लोगों के मुताबिक संस्कृत सिर्फ पहली दो जातां के मुताबिक। इसी में आपने लिखना है कि संस्कृत सिर्फ दो उच्चियां जातां लई सी। आम लोग संस्कृत नहीं बोल सकते। कहा जाता है कि अगर कोई शूद्र संस्कृत सुन भी लेंदा सी ना, उन्हें सुन भी ली तो कन्नां दे विच गरम लोहा पा दिता जाता सी, उहदे कान जाया कर दिते जाते सी। यह जुबान पाक है, पवित्र है, यह शूद्रां नूं नहीं सुना सकते। ते ओह राय गल दूसरी राय के मुताबिक क्योंकि आम लोग संस्कृत ना बोल सकते सी ना सुन सकते सी, ते पंजाबी दा मुढ़ प्राकृत है, संस्कृत नहीं है। क्योंकि आम लोग तो बोल ही नहीं सकते संस्कृत, आज भी नहीं बोल सकते हिंदू, आम हिंदू नहीं बोल सकते सिवाय ब्राह्मण के। उन्होंने मुताबिक पंजाबी का मुढ़ प्राकृत है। आपने अपनी इसमें कोई राय नहीं देनी है, पहले राय दी है, आपने लिखते रहना है बस। तो उनके मुताबिक प्राकृत है। अब इसमें अगली वो बात देते हैं कि जब बुद्ध मत फैलिया 2000 कबल मसीह जब, अब मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, मैं बीच में उर्दू भी बोल रहा हूँ, मुझे पंजाबी बोलना आती है। तो अभी वैसे मेरा स्टाइल ये होता है कि जिसका पेपर मैं उसी में बात करता हूँ, लेकिन अभी आप लोगों को मुश्किल होगी कि पता नहीं डायरेक्ट आप पंजाबी में समझ आए ना आए, तो ऐसा ऐसा मैं फुली पंजाबी पे कन्वर्ट कर दूंगा, फिर हमारा लेक्चर पूरा ही पंजाबी के अंदर ही हुआ करेगा। ठीक है, जो बुद्ध मत फैलिया इत्थे, बुद्ध मत ने भी प्राकृत की जुबान इस्तेमाल की, संस्कृत की जुबान इस्तेमाल की। टैक्सला जिहड़ा पंजाब का हिस्सा है वो बुद्ध मत का मरकज सी, ते उथों दी पंजाबी दा मुढ़ वो प्राकृत जुबान है जिहड़ी बुद्ध मत ने भी इस्तेमाल की, जिहड़े आम शूदर इस्तेमाल करते सी, जिहड़े आम लोग इस्तेमाल करते सीगे, वो पंजाबी उस दा मुढ़ है। हुण इहदे च मिसालां भी देनियां ने तुसीं। अच्छा, इहदे च मिसालां देनियां ने सिंह, अम्मा, अब्बा, ਇਹ ਜਿਹੜੇ लफज ने ਇਹ प्राकृत चो आए ने। इसलिए पहले उसकी पूरी गल दस फिर मिसाल ना साबित कर दिता कि प्राकृत भी पंजाबी का पिछोकड़ है। होंस जो होते हैं सिंह बोलते हैं पंजाबी के अंदर। अम्मा, तो ये वाले जो अल्फाज है ना, ये संस्कृत वाले तो आपको याद रखना भी, हे आंखों वाली हे वाले जो अल्फाज हैं संस्कृत के, इसमें थोड़े से सिंह, अम्मा, अब्बा, प्यो, चाचा, ताया, ये जो रिश्ते वाले ताल्लुक है ना, ये सारे प्राकृत जुबान, रिश्ते वाले जो है ना, रिश्तेदारों के नाम जो है ना वो निकले। इस तरह वो आपको याद रहेगा।
और भी होंगे ना, जारी बात है। मैं आपको करने की ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको बात याद रहेगी। पर ये दो संस्कृत वाले ने रिश्तेदार के नाम ज्यादातर प्राकृत चो निकले, ठीक हो गया, क्योंकि ब्राह्मणों के रिश्तेदार होते ही नहीं थे, वो सारी दुनिया से अलग हो गए थे। तो इस तरह भी एक क्या कह लें कि एक बात है कि पंजाबी में रिश्तेदारों के नाम प्राकृत तो इसलिए भी आए ने कि ब्राह्मणों के रिश्तेदार होंगे नहीं सी, रिश्तेदार तो अलग हो जाते सी, तो उन्होंने पता नहीं सी फस कहन। हाँ जी हाँ जी, तो सी पेपर च दोनों लिखने ने, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपने अपनी राय नहीं देनी पंजाबी के अंदर। ये क्रिटिकल थिंकिंग का पेपर नहीं है आपका, जिन्हें करंट अफेयर कहना आईआर का पेपर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰਾਏ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਲਿਖਣੀ ताकि उन्हें पता चले कि तुसी किताब पढ़ी है, तुसी पंजाबी का मुताला किया है, ठीक है। तो आपने ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये चॉइस नहीं दे रहा, ये दोनों कंपल्शन है। पेपर में सवाल आएगा हाँ जी हाँ जी, उसमें तो मतलब इसके अलावा भी दो तीन दिए हुए और राय भी है ना, लेकिन आप ये दो बड़ी राय है। पेपर आपने 15 नंबर का सवाल है ना, इतना ज्यादा भी नहीं लिखना किसी। हाँ, वो फिर आगे वो इस्माइलियों के गनान भी डाल देते हैं, वो और आगे आप चलते जाएंगे तो वो अंग्रेजी भी शामिल हो गई थी बाद में पंजाबी लसानियात, वो हम लसानियात में पढ़ेंगे वो बातें। पिछोकड़ दे विच, पिछोकड़ का मतलब है कि शुरू कित्थों है, बहुत ये बातें हम करेंगे। वो टॉपिक है लसानियात का, वो इससे अगला टॉपिक है। क्या चीज? हाँ हाँ, एक ही बात है, एक ही बात है। ये पिछोकड़ तक बात यही रहेगी कि आगाज कहाँ से हो रहा है, मूड क्या है, वो जो बातें ना वो हम आगे अभी टॉपिक में करनी है। ये है आपको पंजाबी का मूड, समझ आ गई आपने बात। फिर आपने एक पैराग्राफ देना है कि जी पंजाबी जड़ी मुफक्कर ने उन्हों की राय च इख्तलाफ है, तो दोनों राय मौजूद ने, दोनों के अगे बारे च गल चलती है, कुछ लोग उधर मानते हैं, कुछ लोग, आपने दोनों बयान करनी। फिर एक पैराग्राफ में दोनों का बता देना कभी दोनों ठीक है, दो गलत किसी को नहीं कहना उधर, क्योंकि ये जो है, ये जो मुफस्सिल लोग हैं, जो फाजिल लोग साले निकाली, तो आपने कोई साइड नहीं लेनी, आपने दोनों बता रहे। तो सर किताब में लिखते हैं कि ये जब वो हालात पर्याप्त हुए तो फिर जो कॉपी मिली थी वो तकरीबन 4000 हाँ जी पहले थे, तो उन्होंने मतलब नए मुकदमे को सोचने के शायद अगर हाँ हाँ, नहीं बढ़ाना अगर है तो ये यही आपके 5-6 सफे चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। ये तो भी मैं एक लफ्ज लिखा है रगवेद, तुम दो फिक्रे ते लिखोगे ना रगवेद से, दो सफा एक ते ही हो गया, ठीक है। तो अब ये टाइम मैनेजमेंट की बात है, मैं आपको ज्यादा इसलिए नहीं कराना चाह रहा क्योंकि आपने 5 सवाल करने, आपने 4 नहीं करने, ये जहन में बात रखनी है। तो इसलिए अगर आप ज्यादा करेंगे लिखने को तो लिखते रहे, लेकिन जब पर क्वेश्चन एटलीस्ट 4 पेजेस तो हों। अगर आप छोटा छोटा करके लिखते हैं, खुला खुला लिखते हैं तो फिर 6 पेजेस हो। नहीं नहीं, 1 2 3 4 इतना, हाँ मिनिमम। ये मैं बता रहा हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है, आपने खत्म करना है उसको, आखिरी लिमिट है, 4 से नीचे नहीं जाना। अगर आप छोटा छोटा लिखते हैं, बड़ा बड़ा लिखते हैं तो 6 वर्ड आने देते। किस लोगों को आदत होती है इस तरह खुली खुली जगह करके लिखने की, एक में वो 5 एक वर्ड ही लिखते हैं एक लाइन में, तो फिर आपने 6 वर्ड से जाना। अच्छा, हम ये कोई तुहानू कोई गल समझ ना आई होवे, कोई पिछली कोई गल समझ ना आई होवे, पंजाबी मजमून के बारे च अजे भी तुहाडी कोई कंफ्यूजन होवे। दोनों के सेम होंगे, लेकिन कुछ वर्ड दोनों के सेम नहीं होते। अब मैं खुद सराइकी नहीं हूँ, कोई सराइकी में अगर कोई बात करें, आप में से कोई सराइकी है बंदा? हाँ, तो सराइकी में अगर आप कहना चाहिए कि पाकिस्तान बड़ा खुशहाल मुल्क है, ये इसको किस तरह आप सराइकी में कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, वो बहुत उसका कोई इस तरह की तरह नहीं, बाऊ है ना, बाऊ आएगा ना, यही मैं कहना चाह रहा था, आपसे कहलवाना चाह रहा था, बाऊ कहलवाना चाह रहा था। अब पंजाबी में बाऊ नहीं होता, बड़ा होता है, वड्डा। वो पंजाबी में आ गया, पाकिस्तान बड़ा खुशहाल मुल्क है, ए बड़ा खुशहाल मुल्क ए,
अलिफ बड़ी है, ठीक है। बड़ा और बहुत की आप मेरे ख्याल लेट आई हैं तो वो मैंने वो कंफ्यूजन क्लियर कराई है कि बड़ा और बड़ा जो है ना तो डिफरेंट चीजें पंजाबी के अंदर। बड़ा ये इसे दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि एक चीज होती है, इससे याद रखना है, बड़ी बड़ी गल है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बड़ी का मतलब बहुत है पंजाबी के अंदर, वड्डी का मतलब है बड़ी, समझाई बात आपको? गल बात और ए। ये तो सिंपली आपने ना हमेशा हे को ए कर देना है, ही को ई कर देना है, मतलब वो ए होंगे ए, ए गल बड़ी तो चंगी की है, वो ए है, वो ये नहीं है, वो ए है, जो ये है ना हम कहते हैं ए, उसकी प्रोनाउंसिएशन है ये, लिखना है इस तरह। आप नजर आ रहा है सबको ये ए गल बड़ी बड़ी की है इज जो है वो है ए, इंग्लिश से सही ज्यादा आसानी से, इज जो है वो है ए, दिस या इट जो है वो है ए, ए, ठीक है। ये कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसी तरह की गलतियां होती हैं छोटी मोटी, जिससे नंबर वो 40 से आ रहे होते हैं, लोगों के नंबर 40 भी नंबर आते हैं, 56% ही है जिनके 60 से ऊपर आते हैं, बाकी भी तो होंगे ना जो जिनके नहीं आ रहे। तो इस तरह की गलतियां करने, ये उसको गलतियां बड़ी दिल को लगती हैं, नहीं यार इन्नी की गल है वो वो भी नहीं हुई, इस मजमून च है कि करने वाला मैं ਉਹਦੀ ਗੱਪਾਂ ਹੀ कर रहे थे ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਵੀ इज ਤੇ दिस ਚ फर्क पाना ਸੀ, कोई नहीं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ। तो वो फिर नंबर काफी गंदे भी आते हैं, कई बच्चों के 40 भी आते हैं और पीएमएस में फेल भी हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है, तो पीएमएस में फेल भी हो जाते हैं। इस तरह की ये गलतियां गुनाह कबीरा हैं पंजाबी के अंदर। अब अगला टॉपिक करेंगे, ये आज के लिए इतना काफी है। ये इसी के अंदर है, लसानियां, पिछोकड़, अखा, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब मैं वैसे तुहानू किताबा दस सकता कि अगवाई किताब है, अदबी पेंडे किताब है, ठीक है। फिर डूंगियां शामा, ये सीएसएस के लिए किताब है, पीएमएस में इनका वो इक्विवेलेंट पीएमएस वाली अगवाई और पीएमएस वाली कुछ, ठीक है। तीन चार किताबें हैं ने, लेकिन मेरा पढ़ाने का स्टाइल ते मेरा पेपर करने का स्टाइल है कि मैं कभी एक किताब चुन कर हुंदा है कि एग्जामिनर ने भी एक किताब नहीं पढ़ी हुई, उन्हें काफी किताबें पढ़ी हुई ने, तो कोशिश में करदा कि सारी किताबों चो मिक्स कर दें। हम तुहानू जिहड़ी गल्लां दसियां ना, किसी एक एक लिस्ट का होगी, दूसरी अच्छी होगी, तीसरी अच्छी होगी। मेरी कोशिश होती है कि उस टॉपिक नू जिन्ना ज्यादा फैला के लिखा जा सके, जिन्ना ज्यादा आसानी ना समझ आ सके, आसानी ना मैं समझा सका, ज्यादा गल्लां समझा सका ते दुरुस्त गल्लां समझा सका। इन्हां तीन चीज़ों के विच मैं देखदा है, तो चाहे ये सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें ज्यादा किताबें कंसल्ट करता हूँ, फिर उस टॉपिक को बनाता हूँ ताकि कोई इबाम ना रह जाए। एक करेंगे ना, अब कोई वो संस्कृत वाली लिख के बात छोड़ देगा, कोई वो लसानियात वाली बात पिछोकड़ में लिख देगा, वो एग्जामिनर कहेगा भाई इसे इतना ही फर्क नहीं पता कि पिछोकड़ क्या है, लसानियात क्या है, ये बात लिखी आ रहा है बिठे नापने के लिए। नहीं आप कोई आपको ये ही कर लें कंसल्ट, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आप ये नहीं कह रहा कि आपको कल की किताब लेकर आए उसे खोल लें और फिर कहें जी मैं उसको नरेट करना शुरू कर दूं आपको, वो मैं इसको आपको ये कंफ्यूजन क्लियर कराना चाह रहा हूँ कि कुछ बातें जो होंगी वो किताब में नहीं लिखी होंगी, कुछ बातें होंगी जो किताब में लिखी होंगी और मैं नहीं बताऊंगा। तो ये है कि वो मेरी जजमेंट है, जो मेरा अपना एक एनालिसिस है कि उसके मुताबिक मैं आपको लेके चल रहा हूँ। बाकी आप इनमें से कोई भी किताब कर सकते हैं, आप अपने नोट्स बना सकते हैं, आप मेरे लेक्चरों के नोट्स बना सकते हैं, आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो मर्जी कर लें।
अदबी पेंडे, छोटी है हाँ, ये अदबी पेंडे। पेंडे पेंडे तो ये पेंड वाला भी होता है उससे, तो देहातों की ना, क्योंकि पंजाबी देहाती जुबान है इसके, और उसके अलावा मेल जोल वाला भी इसमें एग्जाम्पल इस्तेमाल होता है। कोई भी किताब लेनी है, सारी किताबें ठीक है, वो बस मैं आपको कह रहा था कि आप खोलियो, आप कहीं ये सर कितने निकल गया उन्हें कुछ चल रहा है, कितने कुछ चल रहा है, यही बात थोड़ी सी मैं आपको कंफ्यूजन करनी थी कि बच्चे फिर कहते हैं यार ऐसे लिखा नहीं उस्ताद ने, ज्यादा यार कितने भी नहीं लिखा। तो अगर आप किताब को ले लेते हैं, आप मेरा देख रहे हैं, आपको कोई बात ये ऐसा फील होती है कि यार ये इस किताब के अंदर नहीं लिखी, आप पेंसिल से वहां पे लिख लें, उसकी हेडिंग बना लें, तो कुछ कर लें। ये मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, इससे आपको मेहनत करनी पड़ेगी जो मैं करता रहा हूँ, ठीक है। मेरा थोड़ा मसला ये था कि मैं जो खुद था, मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, तो मुझे खुद ही सब कुछ करना पड़ा। तो मेरी कोशिश ये होती है कि आगे जो बच्चे आ रहे हैं उनको ये सब ना करना पड़े। ठीक हो गया। अभी अगर किसी को कंफ्यूजन हो, इसमें कोई बात समझ ना आई हो, वो पूछ। ठीक हो गया, चले मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है। फिर हम आगे आएंगे तो आगे 6 या 7 लेक्चर में इंशाल्लाह आपका CSS का कवर करेंगे और 2-3 लेक्चर में TMS का कवर करेंगे। असाइनमेंट्स आपको मिलेंगी, क्योंकि आज पहला दिन है, मैं इसलिए असाइनमेंट्स नहीं दे रहा। अभी तो आपको बातें समझ आ रही है ना। जब हम पंजाबी अदद का पिछोकड़ कर लेंगे ना, पूरा पंजाबी पिछोकड़ पूरा कर लेंगे, फिर मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा। ठीक हो गया। इस तरह आपको इतनी देर पंजाबी लिखने का भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। ये गलतियां अब आप अभी करेंगे तो ऐसे तंग ही होंगे। ठीक हो गया। चलें अब क्लास ये लीव कर सकते हैं।